आज विशेषार्थ है उसको हम पढ़ेंगे। फिर आपकी पहले अध्याय संदर्भित कोई जिज्ञासा है तो आप जिज्ञासाएं पूछेंगे, और फिर कल से हम इसके प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए विशेषार्थ कौन पढ़ेगा? राकेश जी, पहले पढ़ा क्या आपने? जिन्होंने पहले कभी पढ़ा हो उनको छोड़ के पढ़िए। चलिए बनीता जी पढ़िए। जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र पढ़िए। प्रमाण के भेद प्रभेदों का कथन करने के बाद यहाँ नयों का निर्देश किया गया है। एक मिनट, पेज नंबर 105, विशेषार्थ। पढ़िए। नए शुद्ध ज्ञान का एक भेद है, ये पहले ही बतला आए हैं। यहाँ आलंबन की प्रधानता से उसके साथ भेद किए गए हैं। मुख्यतः आलंबन 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है: उपचार, अर्थ और शब्द। पहला निगम नय, उपचार नय होकर भी अर्थ नय है। संग्रह, व्यवहार और ऋजु सूत्र अर्थ नय है, और शेष 3 शब्द नय हैं। आशय यह है कि निगम नय की प्रवृत्ति उपचार की प्रधानता से होती है, इसलिए इसे मुख्यतः से उपचार नय कहा है। एक मिनट, वैसे तो उपचार का मतलब क्या होता है? उपचार का मतलब होता है जो वास्तविकता में हो ना, लेकिन उसे उस रूप कहना उपचार कहलाता। जैसे कोई व्यक्ति सामायिक कर रहा था, सामायिक करते समय उसे चेल्योप्सिस्ट मुनिरेव, तो क्या वो मुनि हो गया? तो वो कहते हैं नहीं, वह मुनि नहीं है, न ही मुनि जैसा है, लेकिन मात्र कहने में वह मुनि के समान आ रहा है। ऐसे ही जो नैगम्य जिसका कथन कर रहा है कि आज दिवाली को भगवान महावीर को मोक्ष हुआ। अरे, आज दिवाली तो है, ठीक है, लेकिन आज भगवान को मोक्ष हुआ नहीं, भगवान को तो 2551 साल पहले मोक्ष हो गया। फिर आज क्या है? आज उपचार से उस दिन का आज में उपचार करके, जो आज कार्तिक कृष्ण अमावस्या है और जिस दिन भगवान वर्धमान महावीर स्वामी मोक्ष गए थे, उस दिन कार्तिक कृष्ण अमावस्या थी, इसलिए उसका आज में उपचार करके कथन किया जाता है। दूसरा होता है अर्थ, जो किसी वस्तु के अर्थ को ग्रहण करके कथन करता है। और तीसरा है शब्द, मात्र शब्द से ही ग्रहण करना। बहुत सारी चीजें शब्द के अधीन होती हैं, जैसे शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन हमें प्रसंगवशात ये जानने की आवश्यकता होती है कि शब्द का क्या अर्थ है और किस शब्द का किस रूप में प्रयोग है। अगर हम इस बात को नहीं जानेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। जैसे व्याकरण शास्त्रों में एक उदाहरण आता है, शायद इस ग्रंथ में भी ये दवा कहीं आपके लिए उपलब्ध करा सकते हैं कि एक शब्द है सैंधव। सैंधव शब्द का अर्थ होता है घोड़ा, और सैंधव शब्द का दूसरा अर्थ होता है नमक, जिसे आप लोग सेंधा नमक या सौंधा नमक ऐसा बोलते हैं। उसका संस्कृत शब्द है सैंधव, और सैंधव घोड़े का भी पर्यायवाची है। अब सैंधव जिसे को समझ में आता है, ठीक है। तो एक बार राजा साहब भोजन कर रहे थे, सेनापति बाजू में खड़ा होकर उनका भोजन देख रहा था। महाराज ने कहा, सैंधव आनय,
नहीं मतलब लाइए, सेंधव लाइए। अब सेनापति तो सेनापति है, तो सेनापति गया और एक घोड़ा लेकर आ गया। महाराज कहते रहे ये घोड़ा क्यों लेके आ गया? महाराज आप ही ने तो कहा था सैंधव आनय। महाराज कहते हैं ये हमेशा याद रखो कि प्रसंगवशात शब्दों का प्रयोग होता है। जहां प्रसंग प्रसंग किसका चल रहा है? भोजन का। तो भोजन प्रसंग में सैंधव घोड़ा नहीं है। सैंधव मतलब नमक है। नमक आनय मतलब नमक लाइए। तो ऐसे ही जो नए शब्दों की प्रधानता से होते हैं वे शब्द नए होते हैं, जो अर्थ की प्रधानता से होते हैं वे अर्थ नए होते हैं। ऐसा जानना। चलिए आगे। वैसे तो इसकी परिगणना अर्थनय में ही की गई है। संग्रह, व्यवहार और ऋजु सूत्र की प्रवृत्ति अर्थ की प्रधानता से होती है, इसीलिए इन्हें अर्थनय कहा है। और शब्द संभिरूढ़ तथा एवं भूत नय की प्रवृत्ति शब्द की प्रधानता से होती है, इसीलिए इन्हें शब्द नय कहा है। बहुत जैसा अच्छा। कि हमने संकेत किया है कि नेगम नय का समावेश अर्थनयों में किया जाता है, किंतु शेष अर्थनयों से नेगम नय को अर्थनय मानने में मौलिक भेद है। बात यह है कि उपचार की प्रधानता से वस्तु को स्वीकार करना यह नेगम नय का काम है, शेष अर्थनयों का नहीं, इसीलिए इसे उपचार नय कहा है। शेष अर्थनय तो भेदाभेद या सामान्य विशेष की प्रधानता से सीधा ही वस्तु को विषय करते हैं, वहाँ उपचार को विशेष स्थान नहीं, इसीलिए हमने अर्थनयों से नेगम नय को पृथक बताया है। एकदम माना कि स्पष्ट। नेगम एक मिनट। एकदम स्पष्ट विषय हो गया कि हमने अर्थ नय को यद्यपि कहा कि वहां अर्थ की मुख्यता है, लेकिन निगम नय में अर्थ के स्थान पर उपचार की मुख्यता है। इसलिए हमने उसे अर्थ नय से अलग कर दिया। वास्तविकता में वह भी अर्थ नय ही है। हम्म। माना कि नेगम नय की भी गौण मुख्य भाव से भेदाभेद या सामान्य विशेष को विषय करता है, पर इन सबकी जड़ में उपचार काम करता है, इसीलिए नेगम नय मुख्यतः उपचार नय ही है। सिद्धसेन दिवाकर ने नेगम नय को नय ही नहीं माना। इसका कारण यह है इसका कारण यह उपचार ही है। उनके मत से सम्यक ज्ञान के प्रकरण में उपचार को कहाँ तक स्थान दिया जाए, यह एक प्रश्न तो है ही। वस्तु स्पर्शी विकल्प और वस्तु में आरोपित विकल्प, इनमें बड़ा अंतर है। बहुत अच्छे। वो कह रहे हैं कि देखो, सम्यक ज्ञान का प्रसंग चल रहा है, सम्यक दर्शन का प्रसंग है। अब कोई कहे उपचार से महाव्रती है। अब हम उपचार की महाव्रती को महाव्रती कहें या वास्तविक में जिन्होंने महाव्रत को धारण किया उनको महाव्रती कहें? यदि उपचार के महाव्रती को भी महाव्रती कहेंगे तो फिर दूसरी प्रतिमा धारण करने वाले को भी अर्घ चढ़ाना पड़ेगा, मोक्ष मार्गी कहना पड़ेगा। सुप्रसंग से अनर्गल प्रवृत्ति हो जाएगी। इसीलिए आचार्य कह रहे हैं कि सुनो, सिद्धसेन दिवाकर नाम के एक आचार्य हुए जिन्होंने सन्मति तर्क सूत्र नाम की एक ग्रंथ लिखा। उसमें उन्होंने लिखा सन्मति तर्क सूत्र। ये हम लोगों के कोर्स में था। सम्मई सुत्तम नाम से उसकी प्राकृत में वह ग्रंथ है। तो उन्होंने उस ग्रंथ में कहा कि अगर आप ऐसा मानोगे तो सब अनर्गल हो जाएगा, क्योंकि आरोप को और बाल आरोप मतलब कहना मात्र। जैसे हम ये हाथी है, चेस खेलते ना चेस, तो उसमें कहते ये हाथी है, तो हाथी नहीं हो गया, हाथी का मात्र आरोप है। ऐसे ही ये महाव्रती है। कैसे महाव्रती है? आरोप से। वास्तविकता में यह महाव्रती नहीं है। इसी प्रकार से समझना। आगे। वस्तु स्पर्शी विकल्पों को सम्यक ज्ञान की कोटि में स्थान देना तो अनिवार्य है, किंतु यदि वस्तु में आरोपित विकल्पों को सम्यक ज्ञान की कोटि में स्थान दिया जाए तो अनवस्था की सीमा ही न रहे, यह एक भय था। संभवतः इसी कारण आचार्य सिद्धसेन दिवाकर ने
नए प्रकरण में नेगम का नामोल्लेख नहीं किया है, अब किंतु एक अच्छी ऐसा। चीज, अनवस्था का दोष आएगा। अनवस्था दोष क्या होता है? जहां कोई एंडलेस नहीं। जैसे किसी ने कहा कि ये कैसे, ये फल कहाँ से आया, आम कहाँ से आया? गुठली से आया। गुठली कहाँ से आई? आम से आई। अरे आम कहाँ से आया? वृक्ष से आया। वृक्ष कहाँ से आया? गुठली से आया, मतलब बीज से आया। अब बीज से वृक्ष, वृक्ष से फल, फल से बीज, बीज से फिर फल। यह क्रम अनादिकालीन सनातन परंपरा से चला आ रहा है। कोई भी इसको तोड़ नहीं सकता और कोई भी एंडलेस स्थिति पर पहुंच नहीं सकता। तो इसीलिए हम उसको कहां तक समझाते, इसलिए उन्होंने कह दिया यह नए ही नहीं है। तो उन्होंने नए प्रकरण से नेगम नए को अलग कर दिया। हम्म। किंतु ऐसा उपचार जो परंपरा से ही सही मूल कार्य का ज्ञान कराने में सहायक हो और जिससे अवास्तविक भ्रम फैलने का भय न हो, या जो वस्तु का विपरीत रूप से बोध न कराकर वस्तु के गूढ़तम तत्व की ओर इशारा करता हो, गाह्य है। ऐसा मानकर उपचार प्रधान नेगम नय को नए प्रकरण में स्थान दिया गया है। इससे विचार करने की परिधि बढ़ जाती है और सम्यक ज्ञान के जनक समग्र विचारों का वर्गीकरण करने में सहायता मिलती है। यदि निगम नय की श्रेणी में जो विचार आते हैं उन्हें मिथ्या मानकर सर्वथा छोड़ दिया जाता है, सम्यक ज्ञान की श्रेणी में स्थान नहीं दिया जाता है, तो अभेद की ओर ले जाने वाले जितने विचार हैं उनकी भी यही गति होनी चाहिए। यदि उनके वस्तु के स्वरूप का विश्लेषण करने में सहायता मिलती है, इसीलिए उनकी नई की श्रेणी में परिगणना की जाती है, तो यही बात निगम नय के ऊपर भी लागू करनी चाहिए। इन नयों का सामान्य और विशेष स्वरूप में टीका टीका में दिया ही है। इसीलिए यहाँ इस विषय में विशेष नहीं लिखा गया है। ऋजु सूत्र ने वर्तमान पर्याय द्वारा वस्तु को ग्रहण करता है और शब्दाधिक नय शब्दों द्वारा वर्तमान पर्याय मुखेन वस्तु को ग्रहण करते हैं। इसीलिए इन नयों का विषय द्वित्व नहीं हो सकता। यही कारण है कि शब्द नय के विषय का निरूपण करते समय विशेषण, विशेष भाव आदि से एक साथ प्रयुक्त किए गए एकांत, एक एक वचनांत और द्विवचनांत आदि शब्द के वाच्य आदि इसके अविषय बतलाए हैं और संभि रूढ़ डके विषय का निरूपण डकेने गुण के विषय। के विषय का निरूपण करते समय एक शब्द के अनेक अर्थ या एक अर्थ में अनेक शब्दों का प्रयोग करना इसका अविषय बतलाया है, क्योंकि एक वचनांत शब्द का वाच्य अन्यार्थ है और द्विवचनांत शब्द का वाच्य अन्यार्थ है। इसीलिए शब्द ने इसको एक वाच्य रूप में ग्रहण नहीं कर सकता। इसी प्रकार गो शब्द का गाय अर्थ अन्यार्थ है और वाणी रूप अर्थ अन्यार्थ है। अन्य अर्थ इसीलिए मतलब अन्य अर्थ है ऐसे। हम ना अन्य अर्थ एक नया शब्द बन जाए। नया शब्द नहीं, दो शब्द मिला दिए, अन्य अर्थ बन गया अन्यार्थ ऐसे। हम्म। इसीलिए संभिरूढ़ नए एक शब्द द्वारा इन अर्थों को ग्रहण नहीं कर सकता। इसी प्रकार सभी नयों के विषय को समझना चाहिए। नए अंश द्वारा वस्तु को स्पर्श करने वाला एक विकल्प है। प्रमाण ज्ञान के समान यह समग्र वस्तु को स्पर्श नहीं करता। इसीलिए इसलिए ही निरपेक्ष नय को मिथ्या और सापेक्ष नय को सम्यक कहा गया है। इस विषय का विशेष खुलासा और सब नयों की उत्तरोत्तर सूक्ष्मता का विचार मूल में किया ही है। इस प्रकार नए सात है और वे द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक इन दो भागों में बटे हुए हैं, यह निश्चित होता है। बहुत अच्छा। अब यहाँ क्या कहा?
इसलिए निरपेक्ष नय, निरपेक्ष मतलब बिना अपेक्षा के, जहां कोई अपेक्षा नहीं है या आपस में एक दूसरे के प्रति जहां अपेक्षा नहीं है, वहां वही कैसा है, निरपेक्ष होने से मिथ्या है। नए होते हुए भी, नयात्मक कथन करते हुए भी, यदि सापेक्षता नहीं है, कोई भी अपेक्षा नहीं है, तो बिना अपेक्षा के कथन किया जा रहा है, तो आचार्य कहते हैं वह मिथ्या कथन है, अज्ञानता है, मूर्खता है, जड़ता है। वही सम्यक ज्ञान का विषय होते हुए भी वह नय यदि अपेक्षा से रहित है, तो वही मिथ्या नय कहलाता है। और सापेक्ष होने पर, अपेक्षा से युक्त होने पर वही सम्यक नय कहलाता है। इति, इस प्रकार सर्वार्थ सिद्धि नाम वाली तत्वार्थ वृत्ति में प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। इस प्रकार यह आपका प्रथम अध्याय यहाँ पूर्णता को प्राप्त हुआ। हाँ, अब आपको इस पहले अध्याय संदर्भित कोई भी प्रसंग, विषय, शब्द कठिन लगा हो, समझ में नहीं आया हो, या पढ़ते समय जानने में नहीं आया हो, तो आप उसको आज पूछ सकते हैं। आज आपको इसी विषय पर सारा डिस्कशन करना है। क्यों? क्योंकि फिर हम आगे के अध्याय की ओर भी बढ़ेंगे प्रश्नोत्तर के बाद, तो फिर आपको बार बार समय नहीं मिलेगा। दूसरा, हमने आपको पहले भी कहा था कि मानो कदाचित किन्हीं निमित्तों से क्लास नहीं हो पाती, तब भी आप लोग प्रयास किया करें कि अपना विषय तैयार करें। जो विषय समझ में नहीं आ रहा है उस विषय को अच्छी तरह से मार्क करें, मार्क करके अपने पास रख लें। जब कभी क्लास होगी, जब कभी जिज्ञासा समाधान होगा, तो आप अपनी शंका को पूछ लें। ठीक है। भैया ये सारे नए साधना सापेक्ष जी, है? फिर से बोले। भैया ये जो सारे नए बताए हेलो। इनको सम्यक मानेंगे, सापेक्ष मानेंगे या निरपेक्ष मानेंगे? सातों देखिए, नए जो बताए। अच्छी तरह समझें। नए मतलब नए, नए मतलब किसी वस्तु के किसी एक पक्ष का कथन करना। अगर वो सापेक्ष है, सापेक्ष मतलब अपेक्षा से युक्त है, जैसे उन्होंने कहा कि गौ का अर्थ है जाने वाली गाय, तो ये कब कहा, जब वह एवं भूत नय की अपेक्षा से कह रहा है। लेकिन वो यह कहे कि जो जाति है वही गाय है, अन्य कोई गाय नहीं है, तो वो हो जाएगा निरपेक्ष। और निरपेक्ष हो जाने से वही मिथ्या हो जाएगा। जब वो सापेक्ष कहेगा कि एवं भूत नय से तो जाती हुई गाय है, और शब्द समभिरूढ़ नय से तो बैठी हुई, सोती हुई, लेटी हुई, गाती हुई, खाती हुई, सब प्रकार से गाय है, तो जब वह अपेक्षा से युक्त कथन करेगा, तब तो उसका कथन सम्यक हो जाएगा, उसे हम कहते हैं सापेक्ष। और जब वही किसी भी अपेक्षा से रहित होकर कथन करेगा, तो उसी का वह कथन मिथ्या हो जाएगा, क्योंकि वो निरपेक्ष हो जाएगा। समझ में आ रहा? दो शब्द, एक सापेक्ष, एक निरपेक्ष। सापेक्ष मतलब अपेक्षा से युक्त, किनकी अपेक्षा? अन्य नयों की अपेक्षा। और जहां निरपेक्षपना आएगा, कहीं किसी की अपेक्षा से हमें कोई मतलब नहीं, जो हमने कह दिया बस वही सत्य है या वही पूर्ण है, तो वही गड़बड़ हो जाएगा। भैया एक कारण ठीक। विपर्यास के जो तीन भेद थे ये समझा दीजिए, थोड़े समझ में नहीं आया, लैंग्वेज बहुत टिपिकल है इनकी। उनकी लैंग्वेज को भूल जाइए, और जो हमने उसके विषय में आपको लिखवाया उसको ध्यान में रखना। तीन शब्द हैं, कौन कौन से हैं? पहला शब्द है विपर्यास। विपर्यास मतलब होता है विपर्य प्लस भास, विपर्यय आभास। विपर्यय मतलब होता है उल्टा, विपरीत। तो जिसका जो कुछ भी कहा जा रहा है, उसके साथ यदि विपर्यय शब्द लग जाए, मतलब वो उसका उल्टा हो जाएगा। तो पहला शब्द है क्या? कारण कारण विपर्यास। कारण तो विपर्यास। कारण मतलब क्या होता है? किसी वस्तु का कारण, जिससे वह उत्पन्न हुआ, वो उसका कारण हो गया। तो कारण विपर्यास मतलब कारण के विषय में उल्टा जानना। दूसरा है भेद अभेद विपर्यास। भेद मतलब होता है किसी वस्तु को टुकड़े के रूप में जानना, अलग अलग जानना। और अभेद होता है एक साथ जानना।
तो इनके विषय में जो विपरीत धारणाएं हैं, विपरीत मान्यताएं हैं, वो भेदा भेद विपर्यास के नाम से कही जाएंगी। तीसरा होता है स्वरूप विपर्यास। स्वरूप मतलब होता है लक्षण, डिफाइन, डेफिनेशन, परिभाषा, ये कहलाता है स्वरूप। तो किसी के स्वरूप के विषय में जैसा उसका स्वरूप है, उसको वैसा ना जानकर अन्य रूप में जानना, ये कहलाता है स्वरूप विपर्यास। ठीक हुआ। हाँ भैया। विपर्यास का मतलब हुआ उल्टा। सब लोग ध्यान में रखो तीनों शब्दों को। विपर्यास मतलब उल्टा, विपरीत, अन्यथा रूप। जिसके साथ ये विपर्यास शब्द लग जाए, आप लोगों को याद है कि नहीं, ये पिछले वर्ष हम लोगों ने ग्रंथ पढ़ा था पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, और वहां 3 प्रकार के विपर्यास आए थे। उन्होंने दिया था आभास, देवाभास, समयाभास। जो देव तो नहीं है, देव के जैसे लगे, वो देवाभास। जो आगम तो नहीं है, आगम के जैसे लगे, वो आगमाभास। इस प्रकार से भी वहां पर उन्होंने कथन किया था। ठीक है। नेक्स्ट, साधना जी भिलाई। माइक ओपन करें। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। भैया जी थोड़ा नए के बारे में एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में बता दीजिए, कल मैं अटेंड नहीं कर पाई थी तो। नए, सातों नयों को सामान्य से डेफिनेशन जो हाँ। तत्व सूत्र की किताब में लिखा अच्छा। हुआ है, हाँ। उन सातों नयों को एक बार अच्छी तरह रीड करना। ठीक। तत्व सूत्र की किताब में सूत्र नंबर 33 में जो नयों की डेफिनेशन दी है, एक बार क्रमशः उस डेफिनेशन को पढ़ना। सबको कह रहा हूं, सब लोग ध्यान से सुने कि सर्वार्थ सिद्धि के नए थोड़े से डिफिकल्ट हैं। उसका कारण है एक्सप्लेनेशन। उन्होंने इतना एक्सप्लेन कर दिया कि कई बार ऐसा होता है कि व्याकरण में एक सूत्र आता है कि एक बार एक मनुशांति भक्ति है, उसमें शब्द आया मेघों की वर्षा। तो उन्होंने उस मेघों की वर्षा का शब्द लिख दिया मघवा। मघवा मतलब इंद्र। ठीक है। अब किसी से कहा गया कि इसको सरलता से समझा दो, मतलब लिखने में, तो उन्होंने उसकी टीका करते समय उसको लिख दिया बिडोजा। ध्यान से समझना, बहुत अच्छा प्रसंग है। तो उनसे कहा कि इसको टीका कर दो इसकी ग्रंथ की। तो उन्होंने उस शांति भक्ति की टीका में जहां इंद्र का पर्यायवाची लिख दिया बिडोजा, वहां लिखना था मघवा। मघवा शब्द था, मघवा का नीचे लिख दिया बिडोजा। पढ़ने वाला कहता है कि भैया मघवा ही समझ में आ रहा होता तो आपसे पूछते ही काहे को। तो हमने पूछा था आपको मघवा और आपने बना दिया बिडोजा। ऐसी हालत होती है कि हमने तो पूछा था क्या, कि भाई इसको नए नए को सरल तरीके से समझा दो, और भगवान पूज्यपाद देव ने इतना विस्तार किया, इतना विस्तार किया कि वो मगवा का बिडूसा हो गया। तो इसलिए कुछ विषय ऐसे हैं, जब आपको कुछ विषय समझ में ना आए तो ऐसा बोला करो कि ऐसा हुआ कि हमने तो भैया जी से कहा था कि हमें समझा दो, तो हमने तो मगवा को इंद्र करने को कहा था और उन्होंने उसका बिडूजा कर दिया, समझ से परे हो गया। तो कुछ विषय इस प्रकार के ग्रंथों में देखने को मिल जाए। तो कोशिश करना है कि तत्वांत अब सूत्र के जो अर्थ है सामान्य से उनको समझ लेना पहले एक बार। फिर समझ में ना आए तो फिर एक बार फिर से हम आपको सामान्य से नए अकेले समझा देंगे। नया के लिए बता दीजिए फिर छोटा सा। नए अकेले में तो नईगम मतलब होता है किसी भी वस्तु के अनिष्पन्न अर्थ को ग्रहण करना। मतलब हाँ। हाँ। जो अभी तक घटित नहीं हुआ है हाँ। और और उसको होएगा। वर्तमान ना। जैसे कोई व्यक्ति अभी चावल साफ कर रहा है, उसको वो क्या कर रहे हो, तो बोले भात बना रहे हैं, अभी तो साफ कर रहा है। ऐसे। दूसरे नंबर पर होता है संग्रह। संग्रह मतलब होता है इकट्ठा करना। तो जो इकट्ठा करके कथन करता है उसका नाम है संग्रह। इसके बाद है व्यवहार। व्यवहार क्या करता है, किसी वस्तु को टुकड़े कर कर समझाता है, भेद करके समझाना। फिर इसके बाद है ऋजु सूत्र। ऋजु मतलब होता है सरल, और सूत्र मतलब होता है कहना।
तो किसी की सरलता को मतलब पर्याय विशेष को, अवस्था विशेष को वर्तमान की अपेक्षा कहना, भूत और भविष्य को छोड़ करके। फिर उसके बाद आता है शब्द। शब्द हम समझते ही हैं, जो व्याकरण आदि के नियमों से रहित होकर मात्र शब्द को ग्रहण करता है वो शब्द नय। इसके बाद समभिरूढ़ नय, जो अच्छी तरह जिस अर्थ में रूढ़ है मात्र उसे ग्रहण करना। और इसके बाद आता है एवं भूत नय, जो जिस समय जिस कार्य रूप परिणत है उसे उस समय उस कार्य रूप कथन करना। आभा दीदी माइक ओपन करें। हम्म जय जिनेन्द्र। भैया जी जो सात नए है उसमें नैगम कौन से नए अर्थ नए में आते हैं, कौन से शब्द नए में आते? देखिए शुरू के चार नैगम, संग्रह, व्यूहार और ऋजु सूत्र, इनको अर्थ नय कहते हैं। और इनके बाद के तीन शब्द नय, समभिरूढ़ नय और एवं भूत नय, ये शब्द नय हैं। किन्हीं किन्हीं आचार्यों के अनुसार नैगम नय को उपचार नय कह दिया, तो वहां केवल तीन शब्द नय, तीन अर्थ नय और एक उपचार नय, ऐसे भी बन सकते। अब इसको आपने पढ़ लिया, अब इसको पढ़ने के बाद पेपर तक याद रखना, उसके बाद भूल जाना। क्यों? 6th ईयर में शब्द नए अलग होंगे, नए नए अलग होंगे, उपचार नए अलग होंगे, पर्याय नए अलग होंगे, द्रव्यार्थक नए अलग होंगे। ठीक, इसीलिए इसलिए इसको, इस विषय को इसी वर्ष तक याद रखना, इसके बाद भूल जाना। अगले वर्ष अलग विषय नए अधिकार में आएगा। जय जी नहीं भैया। जय श्री प्रतिभा जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। हमने जय आज जी। विशेषार्थ पढ़ा था, उसमें जो दूसरी लाइन है, नए शुद्ध ज्ञान का एक भेद है। हाँ, तो शुद्ध ज्ञान के तो हमने दो भेद पढ़े थे, अंग प्रविष्ट और अंगदाय। तो ये नए शुद्ध ज्ञान का भेद ये कैसे हुआ? शुद्ध ज्ञान का भेद है मतलब शुद्ध ज्ञान को जानने का एक तरीका यह भी है। शुद्ध ज्ञान बहुत प्रकार का। शुद्ध ज्ञान का मतलब आपने सब क्या पूरा सीखा? क्या? उन शुद्ध ज्ञान के वेदों में हम लोगों ने भी बहुत कम ही पढ़ा। शुद्ध ज्ञान अनेक प्रकार का है, उनमें से किसी प्रकार से वस्तु को जानने का जो तरीका है वह एक तरीका नए भी है, इसलिए नए भी वहां उन्होंने गर्भित कर लिया। यह हुई शुद्ध ज्ञान का एक भेद ही है। थैंक यू भैया जी। और इसका प्रमाण का डेफिनेशन लिखेंगे अगर आता है तो। वस्तु के संपूर्ण ज्ञान को प्रमाण कहते हैं, वस्तु के अनेक गुणों के। वस्तु के देश को जानना प्रमाण है। राकेश जी, आपका माइक ओपन नहीं होता, क्या दिक्कत है पता नहीं। अब हो गया भैया जी, आ रही आवाज? बोलिए। भैया जी जय जिनेन्द्र। जय जी मेरा बोलिए। वो सर्वात सिद्धि से हटके था, मेरा कर सकता हूँ क्या? हाँ बोलिए ना। तारंगे जी में जो आपने शिविर का आयोजन किया था जी। परसों के जिज्ञासा समाधान में, आपके शिविर की बहुत तारीफ हुई। एक भैया अच्छा। आए थे चारंग जी के पास से, तो एक प्रश्न रखा था पूज्य गुरुदेव के चरणों में। तो गुरुदेव ने उस प्रश्न के उत्तर में ये कहा था, हर तीर्थ क्षेत्र में वर्ष में एक बार रुकने वाला शिविर होना चाहिए। बहुत अच्छा। नहीं, मैंने तो मतलब मैं तो तीर्थ क्षेत्र की बात तो महाराज जी ने कही, ठीक है। मैंने उस शिविर में एक चीज ये महसूस करी कि हर एक जी शहर में 7 दिन का 5 दिन का आवासीय शिविर होना चाहिए। आवासीय शिविर से क्या होता है, देखो महिलाओं को सबसे बड़ी टेंशन है घर की, भोजन पानी बच्चे मकान दुकान सबकी टेंशन है। तो क्या होता है 7 दिन 5 दिन वो रिलीफ फील करेंगी, दोनों टाइम का भोजन वहां पे और बढ़िया नाश्ता, तो उससे क्या उनकी सारी टेंशन खत्म।
और उनकी टेंशन खत्म होने से वे बहुत अच्छी तरह वहां पर रोक कर और विषय को समझ सकती हैं, पढ़ती हैं। और वहां पर जो लाभ हुआ, उसका लाभ इतना अच्छा हुआ कि उन लोगों ने निवेदन किया कि अब हम लोगों को 3 दिन का ऐसे ही शिविर हम लोग अहमदाबाद में लगाएंगे, वो भी 3 दिन एक ही जगह पे रुकने का। और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने उसका आयोजन का मई में, जो जब हमारी छुट्टियां यहाँ शुरू होंगी, तो हमने छोटा सोचा था कि छुट्टियों में इस बार राहतगढ़ जाएंगे, पहले सर्दियों की छुट्टी में। तो उस बार हम तरंगा गए। और मई में हमने सोचा है कि घर जाना है, लेकिन अब हमने पहले से ही अहमदाबाद और पुणे 2 जगह के शिविर अभी से फिक्स हो गए। तो आप लोगों को और भी कहीं मानस बने तो अपने हिसाब से उसको कर लेना, क्योंकि फिर बाद में समय नहीं मिलेगा और आपकी स्थितियां कैसी रहेंगी पता नहीं। ठीक है। भैया हाँ। जी, आपसे एक निवेदन और था। हम्म। आप कभी एक भोपाल विजिट करें तो भोपाल में भी बहुत सारी पाठशाला वगैरह चल रही हैं। अपने हम्म। विद्यार्थी बहुत हैं संस्थान के, काफी हाँ, विद्यार्थी हो गए। थोड़ा सा एक बार आप विजिट करेंगे तो थोड़ा हमको मार्गदर्शन देंगे तो थोड़ा हम और आगे बढ़ेंगे इस फील्ड में। ये तो आप अभी भोपाल में रहते कहाँ हैं मुख्य रूप से? लाल घाटी, लाल घाटी, जैन नगर। लाल, ठीक है। लाल घाटी में। सेंटर भी बन गया इस साल हमारा, लाल हाँ, घाटी नया सेंटर बन गया इस साल से। अच्छा, इस साल एक सेंटर साल, बन गया। हाँ चलो, इस बार जब भी भोपाल आना होगा तो संभवतः आपके यहाँ इस बार जी। पक्का प्रवास। ठीक है। थोड़ा सा क्या है कि अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा पाठशाला वालों को और संस्थान के थ्रू, मतलब जो लोग पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पे करीब 40 लोग हैं करीब यहाँ पे, फर्स्ट ईयर से लेकर 5th ईयर तक, बल्कि 7th ईयर में भी है, मतलब एक इंदिरा बहुत करके। अच्छा। तो काफी लोग हैं, 50 के आसपास होंगे अभी अपनी कॉलोनी से। अभी हम लोगों ने जब पुणे यहाँ तारंगा शिविर हुआ, उसके बाद लौटकर हम अहमदाबाद आए थे, तो वहां पर भी उन लोगों ने 12 वर्षीय के सम्मेलन जैसा एक प्रोग्राम रखा था। और उस प्रोग्राम में बहुत अच्छा इसी प्रकार से उद्बोधन जैसा उन सबको इकट्ठा करके और बहुत अच्छी तरह से उसको किया था। और एक मैं तो जो आयोजक समूह था उनकी प्रशंसा करूंगा। हम लोगों को यहाँ से जाने का जब बात आई, तो जाने में 1.5 दिन लग रहा था। तो जैसे ही 1.5 दिन की बात आई तो 1.5 2 दिन का समय लग रहा था, मतलब 48 48 घंटे का, 36 घंटे से ऊपर का सफर था। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, इतना लंबा सफर करने का कोई मतलब नहीं, और फिर उन्होंने दोनों साइड से तुरंत ही सारी व्यवस्थाएं उसके रूप में, फ्लाइट के रूप में करके दी। फिर 100 बच्चों को इकट्ठा करके, सोचो आप, जिम्मेदारी पर 100 बच्चों को वह अहमदाबाद से लगभग 300 किलोमीटर है तारंगा, वहां वो लोग लेके गए 100 बच्चों को। कितना मतलब जिम्मेदारी और कितना उन्होंने खर्च, इन्वेस्टमेंट किया उस पर, पूरा काम करके तीर्थ क्षेत्र पर इतनी सुंदर व्यवस्था। जिस तारंगा में एक सबसे बड़ा आविष्कार जो वहां पे देखने को मिला, वहां पे कोई नेटवर्क नहीं, ना मोबाइल नेटवर्क आता वहां पे, ना इंटरनेट का कोई नेटवर्क कनेक्शन है ही नहीं। तो 7 8 दिन के लिए मोबाइल एकदम बंद, भोजन पानी की सारी समस्या खत्म। आप तो क्लास छोड़ो, भोजन करो, फिर क्लास में चले जाओ, दोपहर का नाश्ता करो, फिर वहां से आओ, क्लास पढ़ो, शाम का भोजन करो, फिर आरती में चले जाओ, प्रवचन, पूजन। बस ये जो वहां पर दिन भर का शेड्यूल था। तो लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो हमें भी उससे ये भावना मन में आई कि जहां भी शिविर हो, आवासीय शिविर के रूप में 2 3 दिन का करके कर सकते हैं, बहुत अच्छा हो सकता जी भैया, जय जिनेन्द्र, धन्यवाद आपका। है। संध्या जी बंडा। शीघ्रता करें जय संध्या जी जी। बंडा। बोलिए। जय जी नहीं भैया, आवाज आ रही? आवाज आ हाँ जी, रही? हम्म, हाँ, ये पृष्ठ 84 पे ये है, चक्षु इंद्री अप्राप्यकारी है क्योंकि वह स्पष्ट पदार्थ को नहीं ग्रहण करती। यदि चक्षु इंद्री अप्राप्यकारी होती तो वह त्वचा इंद्री के समान स्पष्ट हुए। ये चीज समझ में नहीं आई भैया कि चक्षु इंद्री अप्राप्यकारी पहले कैसे है, ओम ओम क्योंकि पहले ये चक्षु बताइए सत्य का अर्थ क्या है? चक्षु इंद्री से तो स्पष्ट दिख रहा है, वो अप्राप्यकारी कैसे है? ये तो गड़बड़ हो गया। स्पष्ट का अर्थ है वहां छूना, स्पर्श। अच्छा, अब क्लियर हो गया। स्पर्श, स्पर्श। आध्यात्म ग्रंथों में, सिद्धांत ग्रंथों में स्पष्ट शब्द का अर्थ है स्पर्श, छूना। तो जो अच्छा चक्षु इंद्रिय है वो छूकर नहीं जानती। अगर छूकर जानती अच्छा होती तो जब हमने काजल लिया और आंख में लगाया तो क्या हमें दिखता है कि हमने काजल लगा लिया?
जब तक आईने में नहीं हाँ, देखेंगे वो छुआ हुआ काजल भी हमको दिखाई नहीं देता, ऐसा उन्होंने समझाया। अच्छा ठीक है भैया जी, ठीक। ओके। इसीलिए सर्वा सिद्धि कोई भी अकेले में नहीं पढ़ना, वरना कुछ का कुछ हो जाएगा। ये सर्वा सिद्धि की अपनी एक विशेषता है, इसको अकेले में जो पढ़ेगा वो कुछ भी समझ से परे हो जाएगा। कनिका जी। जय जिनेन्द्र भैया। भैया जी। मेरा क्वेश्चन तो बस यही है कि जो 8वां सूत्र था तो उसका सामान्य अर्थ ले लें और वो मार्गणा वाला प्रकरण नहीं करे तो चलेगा क्या प्रथम अध्याय में? मतलब वैसे तो अभी हुआ देखिए, नहीं था। स्वाध्याय परीक्षा में नहीं आता है, इसलिए उसको हर बार छोड़ दिया जाता है, लेकिन इस बार हमारा मानस है कि उसको हम पढ़ेंगे। कब हाँ, पढ़ेंगे? जब हमारे पास रिकॉर्डिंग की साधन उपलब्ध हो जाएगा, क्योंकि अभी हमारे पास लैपटॉप नहीं है, तो केवल मोबाइल से काम चल रहा है। तो जैसे ही वो लैपटॉप आ जाएगा तो वहां पर हम रिकॉर्डिंग का सिस्टम जैसे हमारे पास हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इस सूत्र को रिकॉर्ड कर लेंगे, क्योंकि ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, भविष्य में काम में आएगा, क्योंकि ये सैद्धांतिक विषय है। तो इसलिए उसको अभी छोड़ दिया, तो फिर कालांतर में जब अनुकूलता बनेगी उसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। पेपर में उसमें से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। प्राची जी, पुणे। अ, भैया जी जय जिनेन्द्र। जी जी। अ, भैया ये 5वां नंबर का जो सूत्र था, हम्म, उसमें निक्षेप के बारे में वर्णन था, तो नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, है ना? हम्म। तो उसमें द्रव्य के दो भेद थे और भाव के दो भेद थे। तो द्रव्य के और भाव के जो दो भेद थी ना, आगम द्रव्य और नौ आगम द्रव्य, जी ये भैया जी थोड़ा बताइए, समझ नहीं आया। केवल शब्द से जानना। शब्द से मतलब, आगम मतलब होता है भविष्य, तो आगम मतलब होता है आने वाला। आगम शब्द है आने वाले को अर्थ में आगम होता है। तो यहाँ पे दो शब्द हैं, एक आगम नए। तो पहले तो सबसे पहले अपन दो भेद कर लें। पहले आगम जीव द्रव्य और नो आगम जीव द्रव्य। ठीक है। इनमें से जो जीव विषयक या मनुष्य जीव विषयक शास्त्र को जानता है किंतु हम्म। वर्तमान के शरीर के उपयोग से रहते, वह आगम जीव द्रव्य है। हाँ। जो वर्तमान में हम्म। उसको जानता है लेकिन उसके उपयोग से रहित है वो। रहित है। और फिर जो नौ आगम है उसके उन्होंने तीन भेद कर दिए बिना डेफिनेशन बनाए। ठीक है। हाँ, गायक शरीर, भावी और तद व्यतिरिक्त। पर तो इन दोनों ज्ञात में डिफरेंस भैया जी कैसे? आगम और नौ आगम की डेफिनेशन नहीं दे रखी ना, तो ऐसे डिफरेंस नहीं समझ आ रहा। डिफरेंस, डिफरेंस इतना ही, पहले वाले में उपयोग से रहित, इसमें उपयोग से सहित, बस। अच्छा। तो ज्ञाता का शरीर, जो जो जानने वाले का शरीर है, ज्ञायक, उसको ज्ञायक कहते हैं। ज्ञाता का शरीर मतलब हम्म। उपयोग से सहित हो गया। फिर जीवन हम्म। सामान्य की अपेक्षा नौआगम भावी जीव, यह भेद नहीं बनता, क्योंकि जीवन सामान्य की अपेक्षा जीव सदा विद्यमान है, क्योंकि वहां भूत और भविष्य की अपेक्षा लेनी है, वर्तमान की अपेक्षा छोड़ देनी, इसलिए ये वाला भेद नहीं बनता। हाँ, पर्याय आर्थिक नय की अपेक्षा नौ आगम भावी जीव यह भेद बन सकता है, क्योंकि जो जीव दूसरी गति आदि में विद्यमान है वह जब मनुष्य भव को प्राप्त करने के लिए सम्मुख होता है तब वह मनुष्य भावी जीव कहलाता है। भविष्य की अपेक्षा उसका कथन करते हैं। और तद व्यतिरिक्त के भी दो भेद हैं, एक कर्म और एक नौ कर्म। तो भाव जीव के दो भेद हैं। यहाँ पे फिर भाव जीव आ गया, उन्होंने इसको भी एक्सप्लेन नहीं किया। तो अभी इसमें हम्म। बहुत सारा कुछ ऐसा है जो उन्होंने वहां पे खोला ही नहीं। तो जिस रूप में है उसको उसी रूप में एक पेपर पे सबसे ऊपर लिख के ये द्रव्य न्यास या द्रव्य निक्षेप, द्रव्य निक्षेप हम्म। के दो बनाना, आगम आगम नौ और नौ के आगम। तीन भेद, नौ आगम हम्म। के तीन, गायक व्यायक, भावी और तद्दि व्यक्ति रहे। और तद व्यतिरिक्त। फिर तद हम्म। व्यतिरिक्त के दो, कर्म और नो कर्म। इस प्रकार बस भेद उनके बन जाते हैं। भाव जी भेजे। फिर भाव जीव, जो भाव है, भाव मतलब क्या होता है, वर्तमान पर्याय में या उस रूप में है। पहले तो भाव अकेला समझना कि भाव क्या है। तो भाव मतलब जो उस रूप में है उसका उस रूप में कथन करना। जैसे जो मुनीम साहब है उसको मुनीम साहब कहना, जो पूजन कर रहा है उसको पुजारी कहना। तो भाव जीव के दो भेद हैं, पहला आगम भाव जीव, और ये उदाहरण चलना है, अच्छी तरह समझना पहले कि स्थापना द्रव्य, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव को हम हम्म। कैसे समझें, उदाहरण समझा रहे हैं यहाँ पे।
तो कह रहे हैं कि भाव को दो प्रकार के, एक आगम भाव जीव और एक नो आगम भाव जीव। इनमें से जो आत्मा जीव विषयक शास्त्रों को जानता है और उसके हाँ। उपयोग से युक्त है, मतलब उसमें लगा हुआ है, अथवा मनुष्य जीव विषयक शास्त्र को जानता है उसके उपयोग से युक्त है, वह आगम भाव जीव। तथा जीव पर्याय जीवन पर्याय या मनुष्य पर्याय से युक्त आत्मा नो आगम भावी जीव है। इस प्रकार से ये केवल उदाहरण के रूप में समझना। भैया ये जो आगम भाव जीव है, जो जीव आगम को जानता है अर्थात जीव को जानता है और उसका उपयोग से युक्त है, तो इसमें एग्जाम्पल हम क्या समझे इसका, मतलब कोई भी थोड़ा सा व्यक्ति, बात। हाँ। हम हैं, आप हैं, जो ये जानता है कि मैं जीव हूं और उस हम्म। समय में इस उपयोग से युक्त है, मतलब स्वयं जीव है वो। और अगर उपयोग नहीं कर रहा है तो उपयोग में नहीं है, प्रयोग में नहीं है, तो वो भविष्य वर्तमान भूत की अपेक्षा है, वर्तमान की अपेक्षा नहीं। उपयोग में नहीं है, मतलब ऐसे मनुष्य पर्याय हम ही जान ले, मतलब जैसे कि अगर हम जिनवाणी हम जो जानते हैं उसका यूज कर रहे हैं तो वो आगम भाव जीव हो गया, और अगर यूज नहीं कर रहे हैं, घर गृहस्थी के काम में लगे हैं, तो वो आगम द्रव्य जीव हो गया क्या ऐसा? नहीं नहीं, ऐसे नहीं। ऐसा इसलिए नहीं लगाना क्योंकि ये वहां पे ऐसा कथन नहीं कर रहे हैं कि अतीत और भविष्य की अपेक्षा, मतलब उसी दिन एक दो आगे पीछे कर दिया। कोई व्यक्ति उससे युक्त है और उस समय उससे रह, उसकी कथन यहाँ पे चल रहा है। उपयोग में है ऐसा नहीं। उस समय कोई जीव उस ज्ञान से युक्त था और उस पर्याय में था, उसकी बात यहाँ पे चल रही है। उषा जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी ये जो ये सर्वार्थ सिद्धि का है, उसको एग्जाम के समय में तत्वार्थ सूत्र का भी लिखेंगे तो वो लिख सकते हैं क्या तत्वार्थ सूत्र का? 50% तो आप ये मान के चलो तत्वा सूत्र से ही प्रश्न आते हैं और तत्वा सूत्र से ही उत्तर लिखने होते हैं। लेकिन प्रश्न सर्वार्थ सिद्धि से डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स में या सही गलत में या अन्य रूप में, एक उत्तर में या मल्टीपल चॉइस में डायरेक्ट सर्वार्थ सिद्धि से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे वहां पूछ लिए जाएंगे शुद्ध ज्ञान परार्थ है या स्वार्थ है, या स्वार्थ या अच्छा, तो परार्थ। ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आएंगे वो केवल सर्वार्थ सिद्धि से आएंगे? हाँ, ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हो सकता है पूरा पेपर केवल सर्वार्थ सिद्धि से ही आ जाए, क्योंकि वो तो बनाने वाले के ऊपर होता है। बनाने वाला अगर मानो बहुत गहन अध्ययन करने वाला निकला और उसने आपको बना के पूरा पेपर सर्वार्थ सिद्धि से दे दिया, तो तत्व सूत्र तो उसमें काम ही नहीं आएगा। ऐसा भी हो जाता है। लेकिन जब कोई रहम दिल हमारे जैसा व्यक्ति पेपर बनाएगा, तो वो आप लोगों के भविष्य को सोचते हुए सर्वार्थ फिक्स पेपर बना देता। लेकिन होता क्या है कि पेपर हमेशा कोई भी बनाता है, क्योंकि वहां पे तो क्या है कि भंडारा है विद्वानों का, एक दो विद्वान तो है नहीं, तो कोई भी पेपर बना के वहां पे आ जाता है और दो तीन पेपरों में से मिक्स करके फिर कोई पेपर आपके लिए सामने रख देते। तो इसमें तो अथवा बहुत लंबा लंबा डेफिनेशन, मतलब ये है, विस्तार बहुत ज्यादा है, तो इतना ज्यादा पढ़ना तो एक बार समझ। बस पढ़ना है सामान्य से, इतना कठिन पेपर नहीं आता। पुराना पेपर आप देख सकते हैं, जो आपका 50 ईयर ग्रुप है ना, उसमें नीचे हाँ पीडीएफ में दिया है पेपर, वहां पे जाके देख सकते हैं आप, तो आपको समझ में आएगा। बहुत कठिन पेपर नहीं आता। जी भैया। कोशिश की जाती है कि बहुत कठिन नहीं आए, लेकिन फिर भी आ जाए तो क्या कर सकते हैं, इसलिए पढ़ने की आवश्यकता तो रहती है। क्योंकि पेपर बनाने वाला नियत नहीं है, पेपर बनाने वाला नियत हो तो बात बन जाती। जैसे हम ही को पेपर बनाना, तो हमें पता कि क्या नहीं देना, क्या देना, क्या कठिन है क्या सरल है। लेकिन हो सकता है कोई व्यक्ति जिसने पेपर पढ़ा ही ना हो, जैसे पिछली बार सर्वार्थ उसमें किया था पुरुषार्थ सिद्धि में, आलाप पद्धति में, उनको यही नहीं पता था कि ये पेपर में नए अधिकार आना है नहीं आना है, और उन्होंने नए अधिकार के प्रश्न रख दिए। वो तो किस्मत की बात ये थी आप लोगों के, उनका उन जो पढ़ने वाले थे उनके पुण्य का उदय था कि हम उस समय लास्ट में, जब हम उस समय गए वहां पर और उन्होंने हमसे कहा एक बार कि पेपर को आप चेक कर लीजिए, और मैंने चेक किया तो उसमें सारा नए अधिकार में से प्रश्न थे, तो मैंने उनको समझाया और फिर उसको अलग करवाया। लेकिन इस बार तो अब आपकी पुण्य का योग कहो आप रांची वालों के, कि हम वहां पर उपस्थिति नहीं है, पेपर बन भी जाएगा और आपके पता चलेगी जिस दिन आपके सामने आ गया उस दिन आपको पता चलेगा कि इसमें ये अधिकार तो था ही नहीं। तो ऐसा भी कई बार संभव है। इसलिए आपको पूरी तैयारी करके रखनी है कि पेपर बनाने वाला कोई भी हो, हम पेपर अच्छे से दे पाए। ठीक है। महावीर जैन नाम से, महावीर जी। भैया जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।
भेज में दो क्वेश्चन है, एक तो मत ज्ञान, स्वतः ज्ञान और विभंग ज्ञान, इनको थोड़ा समझा दीजिए। देखें, किसी भी जीव को जो भी ज्ञान है, नॉलेज है, वो सामान उसका ज्ञान है। उस ज्ञान में ना सम्यकपना है ना मिथ्यापना है, बस ज्ञान है। लेकिन जब उसी जीव की श्रद्धा समीचीन मतलब सम्यक दर्शन से युक्त होती है तो उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान होता है। वही मति, श्रुत और अवधि कहलाता है। और जब वही जीव मिथ्या दृष्टि होता है, उसकी श्रद्धा विपरीत हो जाती है, तो वही मति अज्ञान हो जाता है, जिसे हम कुमति, सुताज्ञान मतलब कुश्रुत, और कुअवधि जिसे हम विभंग ज्ञान कहते हैं। इस प्रकार से हो जाता ठीक है भैया, दूसरा ये पूछना था कि परीक्षाएं कब तक होंगी, ये कुछ है। हाँ, आइडिया? प्रश्न पूछ रहा था। देखो, ये सब विषय केवल ज्ञानी के ज्ञान के विषय हैं। हम तो हमेशा यही कहते हैं, क्योंकि परीक्षा क्या है? परीक्षा, जो वहां पर शिक्षक होता है, वो शिक्षक ये जान लेता है कि अब परीक्षा का समय आ गया, और वो परीक्षा करा देता। तो अभी अच्छा तक अच्छा। हमारे हाथ में रहता था, तो हम अप्रैल के लास्ट तक परीक्षा का पूरा माहौल तैयार कर देते थे और परीक्षाएं हो जाती थी। पेपर भी प्राय कर हम ही बनाते थे। कोशिश ये हम करते थे कि सब विषय उस हिसाब से बन हो जाए। अब देखो, अब व्यवस्थाएं जिनके हाथ में है, उनकी क्या अनुकूलता है और क्या माहौल बनेगा। कोशिश मैं यहां से यही करूंगा कि उनको यही निर्देश दिए जाएं कि वो लोग परीक्षा अप्रैल के 15 अप्रैल के पहले पहले कर दें। क्यों? क्योंकि इस वर्ष एक महत्वपूर्ण महोत्सव के रूप में पट्टाचार महोत्सव इंदौर में आयोजित किया जाएगा। तो वहां पर 15 अप्रैल के बाद से शायद उसकी गतिविधियां जोर पकड़ेंगी, लोग वहां पे आवागमन करेंगे इंदौर की ओर। फिर वो मई तक, 10 मई तक चलेगा। तो इसलिए अगर पेपर करने होंगे, क्योंकि उनकी व्यवस्था है, अपन तो वहां है नहीं, जो वहां पर है उनकी व्यवस्था के अनुसार यदि उनकी व्यवस्था बनती है तो 15 अप्रैल के पहले पहले पेपर होंगे। ऐसा हम उनको यहाँ से गाइड करेंगे। अब जो कुछ होगा भगवान जाने। और अगर पेपर उस पीरियड में नहीं होते हैं तो फिर 10 मई के बाद पेपर किए जाएं। ऐसा मेरा उनके लिए सजेशन रहेगा। वो सजेशन मानेंगे तो पेपर इसी डेट से आएंगे, नहीं मानेंगे, जो उनकी व्यवस्था होंगी, उनकी व्यवस्थाएं भी हैं, उनके पास जो कि साधन है, उस हिसाब से वो उसको काम को करेंगे। तो आप लोगों को यही है कि आप तो अपनी पढ़ाई अच्छे से करके तैयार, क्योंकि अपन जिस स्पीड से चल रहे हैं, हमको विश्वास है कि अपन मार्च तक अपना कोर्स तो पूरा हो जाएगा, अपन को कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहला अध्याय यहाँ पे हो गया, दूसरा अध्याय थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा नहीं, दूसरा अध्याय एकदम सरल, तीसरा में थोड़ा सा कठिन आएगा, और पांचवा थोड़ा सा कठिन है बस। तो पांचवा अपना तो विषय सरल है। तो अपना तो अगर अपन इसी स्पीड से चल रहे हैं, जिससे उससे ही चलेंगे, तो हमारा तो विषय मार्च तक खत्म हो जाएगा। रहेगी आलाप पद्धति, तो आलाप पद्धति तो 7 दिन में पूरी हो जाएगी, तो पूरा विषय हो गया। तो अपने लिए तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं। हर ईयर के हिसाब से देखेंगे तो उनका अपनी अपनी विशेषताएं हैं, तो इसलिए जो कुछ होगा वो समय पर पता चल जाएगा। आप लोग तो इस हिसाब से चलो कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में अगर पेपर होंगे तो वो काम बन जाएगा। साधना जी, दमोह। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी, क्षयम निमित्तक अभिधिज्ञान 6 प्रकार का है, वो समझा दीजिए थोड़ा। 6 प्रकार का? पहले 6 प्रकार के नाम कौन कौन से हैं? वर्धमान, नहीं, अनुगामी, अनुगामी, वर्धमान, हीमान, अवस्थित, अवस्थित। ठीक है जी। अब इन 6 शब्दों को याद कर लो। वर्धमान मतलब होता है बढ़ना, तो जो अवधि ज्ञान बढ़ता है वो वर्धमान। हीयमान मतलब होता है कम होना या घटना, तो जो अवधि ज्ञान घटता है वो हीयमान। अनुगामी मतलब होता है साथ जाना, तो जो एक जन्म से दूसरे जन्म में साथ चला जाए वो अनुगामी हो गया। जो साथ ना जाए वो अननुगामी हो गया। अवस्थित मतलब होता है एक जैसा या बना रहना, तो जो एक जैसा बना रहता है वो अवस्थित है। और अनावस्थित मतलब एक जैसा नहीं बना रहना, वो अनावस्थित। जी। जय जिनेन्द्र भैया, धन्यवाद भैया जी। ममता जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। ममता जी, हमारी एक शिकायत है। हाँ भैया जी, बोलिए। विद्युदय के सारे ग्रुप शांत क्यों है इस समय? हाँ भैया जी, शांत, मैं थोड़ा बहुत ज्यादा बिजी चल रही थी, अब एक्टिव हो रही हूँ भैया जी धीरे धीरे।
ये ममता जी हैं, आप लोग इनको पहचानते नहीं पहचानते मुझे नहीं पता, लेकिन ममता जी बहुत सक्रिय कार्यकर्ता हैं, अरे बहुत। नहीं नहीं भैया जी। देखो मैं इनकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि हाँ इन्होंने हर वर्ष के 5 वर्ष तक के पूरे ग्रुप बने हुए हैं इनके व्यवस्थित, और उन ग्रुप में जो मैं आज तक नहीं कर पाया वो काम ये लोग करते हैं। इनकी टीम कैसे बनाई इन्होंने, भगवान जाने, इनकी मेहनत, इनका पुरुषार्थ। ये लोग क्या करते हैं, गुरु जी का आशीर्वाद हम नहीं करते भैया। आदरणीय बड़े पंडित जी साहब का एक वीडियो और मेरा एक वीडियो, दोनों वीडियो उनको देते पढ़ने, और फिर उस वीडियो से संदर्भित प्रश्न उत्तर के गूगल ड्राइव पर बना के और उनको उपलब्ध कराते, और फिर इससे बहुत अच्छी तरह वार्षिक और 2 वार्षिक का या महीने 2 महीने का ये लोग पेपर भी लेते हैं उनसे। तो बहुत अच्छी तरह ये एक्टिव चल रहे थे। अभी महीने 2 महीने से, महीने भर से तो हमने कोई रिएक्शन नहीं देखा ग्रुप में। हाँ भैया जी असल में थोड़ा सा मैं भी थोड़ा बिजी ज्यादा चल रही थी भैया जी, भी एक्टिव हो रही हूँ। असल में 5 ग्रुप चला नहीं पा रही थी इकट्ठे, तो मैंने औरों को सौंप दिए थे। असल में चक्कर ये हुआ, तो क्या हुआ कि जिनको सौंप दिए थे उन्होंने मुझे बताया नहीं और ग्रुप बंद कर रखे, उन्होंने कुछ चलाया ही नहीं। अब मैंने हाँ, वो फिर मैं एक्टिव जब हुई पता हूँ, चला अब मैंने दोबारा चलाना शुरू करा है, अपने आप चलाना शुरू करा है। हो रहा है, तो मुझे लगा, मैंने कहा पता नहीं ममता जी आजकल कहाँ है, नाराज तो नहीं है। नहीं तो इस नहीं भैया जी आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछने होते हैं मुझे, लेकिन मैं हाँ कैसे पूछूं, मतलब यहाँ पे तो ये हो जाता है, फिर और भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो मैं आपको पर्सनल भी पूछ सकती हूँ क्या? हाँ, पर्सनली भी। और अपन ऐसा करेंगे, शनिवार के शनिवार हाँ कोशिश ये चल रही है कि शनिवार या रविवार को एक विशेष जिज्ञासा सत्र रखा जाएगा, क्योंकि अच्छा। पूरे 7 वर्षों के लोग कह रहे हैं कि भैया जी अब आप तो एक क्लास लेते हो, तो हम लोगों की जिज्ञासा का समाधान कैसे होगा। तो सबके लिए रविवार को या शनिवार की शाम को एक क्लास पूरे 7 वर्ष के हिसाब से जिज्ञासा के लिए अकेली रखेंगे। तो जिसको जिस विषय पर जो जिज्ञासा पूछनी वो उसमें पूछ सकेगा। इसकी अब भैया जी प्रयास मुझे मुझे एक चीज ये लगी कि आप मेरा फर्स्ट अध्याय बहुत कठिन लग रहा है, ग्रामर बहुत कठिन लग रही है, इसे ग्रामर जो है ना आ रही है। मैंने आपको पहले ही 50 ईयर नाम के ग्रुप में मैसेज ही दिया था कि हाँ जब भी सर्वा सिद्धि पढ़ो पहला अध्याय छोड़ के पढ़ो। हाँ नहीं वो तो मालूम दूसरा, है। तो भैया जी हमने वैसे तीसरा शुरू करा मैंने पढ़ना। हाँ, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर पहला, तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि पहला अध्याय जो है, जब आचार्य महाराज इसको लिख रहे थे तो वो उनको ये याद नहीं रहा कि ये हम 12 वर्षीय वालों को लिख रहे हैं। उन्हें तो ये पता था कि ये हम परमत के वादियों के लिए लिख रहे हैं, इसलिए उन्होंने इतना कठिन लिख दिया। उनको पता होता कि ममता जी इसको आगे चल के पढ़ने वाली हैं, तो वो इतना कठिन लिखते ही नहीं, सरल कर देते। फिर जब वो लिखते लिखते वो जब नए अधिकार पे समाप्त हुए, तब उन्हें याद आया कि ये तो बहुत कठिन हो गया, तो उन्होंने दूसरे अध्याय से एकदम सरल कर दिया। तो भैया जी मैं ठीक ये है। पूछिए, इसमें ग्रामर जो है, इसमें ग्रामर आ रही है बीच बीच में कि ये शब्द पहले क्यों आया, चा क्यों आया, चा क्यों लिया, और द्वंद्व समास, ये सब बहुत ज्यादा ग्रामर हो चुकी है, तो समझ नहीं आ रहा है। ज्यादा ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, वो जितना समझना है इसको इंटरेस्ट बढ़ाओ। जैसे प्रमाण, नयी, अधिगमा। सामान्य से तो हम सब जानते थे कि प्रमाण और नयों से अधिगम होता है। अब हम थोड़ा सा दिमाग ये लगाओ कि प्रमाण क्यों पहले आया, नए क्यों बाद में आया। ये थोड़ा सा जैसे इसे कहते हैं क्रिटिकल स्टडी। हम अपने जीवन में थोड़ी सी अपने दिमाग को बड़ा बनाए। हम लोग अभी के छोटे छोटे बच्चे जैसे पढ़ रहे थे, तो बच्चों जैसे हमारी आदत है। तो अब क्या करो, हम कहते थे, अभी तो हमने कहना बंद कर दिया क्योंकि रात ज्यादा हो जाती है, तो आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। आप लोग अच्छे से बादाम खाया करो, रोज पानी पी के क्लास पढ़ा करो। पहले क्लास के घंटे भर पहले, क्योंकि 8 बजे से क्लास होती, 7 बजे तक बढ़िया से 2-3 गिलास पानी पी लो। क्योंकि ये विषय थोड़ा सा क्रिटिकल है, तो हमको अपने दिमाग को भी थोड़ा क्रिटिकल बनाओ, दिमाग को थोड़ा सोचने के लिए मजबूर करो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। ये तो दुनिया में बच्चे को भी पता चले, कोई बच्चे को पढ़ा दो उसको भी याद है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। अब सम्यक किसे कहते हैं, मिथ्या किसे कहते हैं, दर्शन पहले क्यों आया, ज्ञान बाद में क्यों आया, ज्ञान बीच में क्यों आया, ये सब पढ़ने का नाम सर्वा सिद्धि है। तो तत्वार सूत्र से ऊपर नहीं पढ़ा अगर, तो फिर सर्वा सिद्धि क्या पढ़ी, फिर तो आप तत्वार सूत्र नहीं पढ़ रहे थे। इसलिए सर्वा सिद्धि पढ़ने की ये महिमा है कि थोड़ा सा ग्रामर भी हम सीखें, थोड़ी सी व्याकरण हम जाने, थोड़ा सा हम अपने दिमाग को मजबूत बनाए, क्योंकि आगे जीव कांड आने वाला है 7वें वर्ष भैया में। जी भैया जी हमने अब सेल्फ स्टडी शुरू करी है, 5-6 लोगों ने हाँ, मिलके, 5-6 लोगों ने, तो उससे भी ज्ञान काफी बढ़ रहा है। जैसे हम लोग सुनते करते हैं ना, फिर दोबारा हम लोग डिस्कस करते हैं आपस में, तो बहुत उसमें भैया अच्छे, जी फिर हमने 3rd अध्याय कर लिया, 4th कर लिया, 5th पे पहुंच गए हम वैसे तो। बहुत अच्छे। केकड़ी के एक जन का हमारे पास अभी संपर्क आया था, वो भी कह रहे थे हम लोग 5-7 लोग आपके पुराने जो रिकॉर्डेड वीडियो हैं हाँ उनको पुराने सामने रिकॉर्डेड वीडियो सुन रहे हैं हम, हाँ। सामने रखते हैं और सामने शास्त्र रखते हैं, और एक एक पंक्ति से उसमें सुनते सुनते पढ़ते, जो आप एक्सप्लेनेशन देते हैं वो हम लोग वहां पे नोट डाउन कर लेते हैं, तो हम लोग अच्छे से पढ़। उन्होंने अभी हमको बताया था।
तो उसमें और ये भैया किस जी तो उसमें भैया जी एक जैसे थर्ड अध्याय में भी हमने पढ़ा, भी पेपर पढ़े थे ना जो पहले पेपर है, उसमें एक ये क्वेश्चन था कि नरक गति को पहले, नरक का वर्णन पहले क्यों करा? मुझे तो कहीं मिला नहीं भैया जी ये। मतलब क्यों किया, ऐसा हाँ, प्रश्न उसमें था। पूछा नरक का वर्णन क्यों किया गया है, क्वेश्चन पेपर में है, जो पहले क्वेश्चन आए हुए ना उसमें देखा था मैंने। नहीं, नरक का वर्णन क्यों किया गया कि नरक का वर्णन पहले क्यों किया गया? हाँ, पहले क्यों किया गया नरक का वर्णन, मतलब सबसे पहले क्यों रखा है नरक का वर्णन, तो ये क्वेश्चन कहीं नहीं मिला मुझे। हो सकता अभी अपन आगे पढ़ेंगे जब तीसरा अध्याय, तो एक बार ये फिर प्रसंग फिर से आए, हो सकता। मैंने दोबारा देख लिया भैया जी, कहीं नहीं दिखा उसमें, सर्वार्थ सिद्धि में तो कहीं दिखाई दिया। पता नहीं, देखते हो। क्वेश्चन ऐसे, मतलब ऐसे क्वेश्चन दे दिए जो मतलब हमें तो लग नहीं रहा है उसमें है ये वाला क्वेश्चन। अभी 2 एक क्वेश्चन मैं पूछूंगी आपसे फिर बाद में। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि देखो, पेपर होता बनाने वाले के ऊपर, उसकी इंटेंशन क्या है। हमारी इंटेंशन ही आप 12 साल पढ़ो निर्विकल्प होके, तो हम पेपर वैसे ही बनाते कि भाई ये लोग 12 साल तक पढ़ेंगे, घर गृहस्थी वाले, हमको पता है घर गृहस्थी में कितने काम होते हैं, उसके बाद 1 घंटा निकालना। हम तो आप लोगों के पुरुषार्थ को प्रणाम करते हैं, हम तो फ्री आदमी हैं, लेकिन आप लोगों की अत्यंत व्यस्तता के बाद भी लोग समय निकाल पाए, ये बहुत कठिन काम। सुनो, बहुत सारे लोग कहते हैं भैया जी संडे को क्लास रख लो। मैं तो संडे को क्लास रख लूंगा, लेकिन हमारे पढ़ने वाले तो पढ़ भी लेंगे, लेकिन इनके घर वाले लोग, इनके घर के परिवार के सदस्य लोग ये कहेंगे कि इनको घर से निकाल दो। विरागी हो गए ये लोग, तो कहीं जा नहीं सकते हैं, रोज क्लास है। कोई आता है उठने बैठने वाला, कहते क्लास है, कुछ करना है तो क्लास है, किसी के यहाँ जाना, बोला हुआ मैं तक नहीं जाती महिलाएं, वो भी छूट गया, बोला क्लास है। तो ऐसा माहौल बन गया क्लास का। इसीलिए हमारा मन ये है कि हम संडे को क्लास नहीं रखते, वरना हमारा मन था संडे क्लास रखने का। तो इसलिए हमारा मन अलग है, बाकी लोगों के मन की हमको पता नहीं। हमारा मन तो ये है कि आप 12 साल पढ़ पाओ, तो इसके लिए हम बहुत सरलतम करने की कोशिश करते हैं। अभिलाषा जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी जिनेन्द्र भैया जी, ये तो ना अभी 5th ईयर में तो बहुत सारा कोर्स हो रहा है भैया जी, जैसे पद्म पुराण है, सुधा सागर का है, चारों। इसके लिए आप महाराज जी से संपर्क करें, महाराज जी सागर में विराजमान है, आगे कटनी आने वाले हैं, तो आप कटनी का टिकट करा लें। 30 से 5 तक है ना पंच कल्याण, तो आप कटनी का रिजर्वेशन करा लें, वहां पे महाराज जी से संपर्क हो जाएगा बढ़िया से। पिंकी जी कटनी हमारा जी विषय। आप तो हमसे ये कहो ये ग्रंथ पढ़ना है, हम आपको वो पढ़ा देंगे। ये कम करना है ज्यादा करना, ये महाराज जी का काम, ठीक है। भैया जी, हम आज ही बुलौआ नहीं गए, भगवान जी आए हैं चेतनोदय तीर्थ के लिए, हम नहीं गए बुलौआ। हमको लगा क्लास कर लो, बुलौआ तो बाद में देखेंगे। सारी समस्याएं हमको पता है, हमने आपको पहले बताया भी था कि आज एक ही बार बोला मैं गया था जलगांव, तो जलगांव में बहुत अच्छा वहां पे ये 12 वर्षीय का एग्जाम लेने में गया था। तो बढ़िया से एग्जाम हुआ, उसके बाद सब लोग अपने अपने अनुभव सुना रहे थे। तो उसमें एक 7वीं वर्ष की एक महिला थी, उनके श्रीमान जी खड़े हुए, तो खड़े होकर हमसे कहते हैं कि भैया जी ये आपसे एक शिकायत है, अब आपको अच्छी लगेगी बुरी लगेगी हमको नहीं पता। हमने कहा चलो बताइए। तो कहते भैया जी आपके चक्कर में हमको पानी भी नहीं मिलता पीने को। मुझे हंसी आ गई। ऐसा क्यों? तो बोले भैया जी आपकी क्लास का समय वही है 8 बजे से 9, और हमारे दुकान से आने का समय भी 8:45 है। तो हमारी श्रीमती जी कहती हैं अभी 15 मिनट रुको फिर देंगे पानी। ऐसा करके वो कहते कि भैया जी क्या मतलब कैसा क्रेज है इस क्लास का और इनके अध्ययन का, कि ये लोग कुछ नहीं देखती, बस पढ़ना है, बस पढ़ना है, बस पढ़ना है। इसलिए आज के लिए तब पर्याप्त। जिनवाणी के ज्ञान थे सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक नमो सदा देतु धोक। सभी को जय जिनेन्द्र।